Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will discuss the important questions of the chapter D block, which is chapter number 8 for the 12th class, because the exam is very near and we have to do the revision. Let's start the video that will help you for your board exam. Let's start. The question number 1 is, bacha, the question number 1 is assign रीजन फॉर द फॉलोइंग इन द सीरीज फ्रॉम सेकेंडियम टू जिंक। अगर आप सेकेंडियम यानी मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट सीरीज है 3D ब्लॉक की, ठीक है। और क्या नाम है इनका? सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 3D सीरीज है। अब इसमें बात कर रहे हैं, जब हम इस सीरीज की बात करते हैं, इन्होंने कहा जो जिंक है उसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो लोएस्ट है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी मेटल का, मैं पहले पूरा नहीं लिख रही, कोई भी मेटल है, उसका कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें आपने मेटल्स के एटम को अच्छे तरीके से अरेंज किया है। इफ यू वांट टू रिमूव वन ऑफ द एटम, एक एटम को आप वहां से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप कुछ एनर्जी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेंगे उस एटम को निकालने के लिए। दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आपने वहां पे लगाई है एनर्जी जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि मेटल का बॉन्ड कैसा है ना। वो डिपेंड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज्यादा किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना अच्छे से मेटालिक बॉन्ड बना लेता है। वो उतना अच्छे से क्या बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड बना लिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा थे, अच्छे से मेटालिक बॉन्ड बना लिया। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा था? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। अब मैं जब स्कैंडियम से टाइटेनियम से आगे सीरीज में जाती जा रही हूँ, मुझे पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो बहुत अच्छे होते हैं सबके पास, यहाँ पे शुरू हो जाता है डिक्रीज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कहां से? आयरन से शुरू हो जाता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। फिर जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई फुल्ली फिल्ड, ठीक है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं 4s2 है उसके पास और 3d10 है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इफ देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द जिंक, तो मेटालिक बॉन्ड भी अच्छे से नहीं बन पाए। इसीलिए तो जब हम जिंक, कैडमियम, मरकरी, अब ये तीनों कहां से आ गए? ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है। मतलब मैं डाउन द ग्रुप की बात कर रही हूँ। जब मैं इनकी बात करती हूँ तो मुझे पता है कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट। ऐसा क्यों? वही बात, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। वैसे ही जिंक में मेटालिक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी उस एटम को उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से निकालना इजी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेटालिक बॉन्ड कैसा था? वीक था। मेटल का बॉन्ड कैसा था? वीक था। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। हम आंसर जो है मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। जब मैं जिरकोनियम की बात कर रही हूँ और हाफनियम की बात कर रही हूँ, आपको पता है ये कौन सी सीरीज है? ये 4D सीरीज का मेंबर है, ये 5D सीरीज का मेंबर है। अगर किसी को याद हो, किसी ने सीरीज लर्न की है 3D, 4D, 5D, याद तो करनी पड़ेगी, किसी भी निमोनिक से लर्न कर लीजिए। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, मतलब किसी तरह भी निमोनिक से आप इन सीरीज को लर्न करिए। आपको पता होगा ये 4D सीरीज का मेंबर है, ये 5D सीरीज का है, ठीक है। जब हम 3D से 4D की तरफ मूव करते हैं, जब हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ मूव करते हैं, तो बच्चे आपको याद है कि हम अगर साइज की बात करें तो डाउन द ग्रुप, जब भी हम जनरली बात करते हैं, डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन इन सब के केस में ऐसा नहीं हुआ। 3D से 4D की तरफ आ रहे थे तो साइज जो है वो इंक्रीज कर गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करना भी चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते, नंबर ऑफ शेल्स
इंक्रीज कर जाते हैं। उसका क्या मतलब है भाई, 3D से 4D की तरफ आते आते आपको पता है ऑफबर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऑफबर्न प्रिंसिपल है ना हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि आपके शेल्स बढ़ते जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तरह से हम शेल्स इंक्रीज करते हैं। या न्यूक्लियस होता है आटम का, उसके आसपास के शेल्स बढ़ते रहते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है। नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा था क्योंकि शेल्स बढ़ रहे थे, तो ऐसा होना था। लेकिन 4D से 5D की तरफ जाते हुए, स्पेशली जो इन्होंने नाम दिए हैं जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ जाते हुए, ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे ऐड होता है आपका 4f का ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आते हैं, बीच में आते हैं लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स की वजह से एफ ऑर्बिटल बीच में आ गया। अब आपको पता है हम एफ को पहले फिल करते हैं फिर उसके बाद डी को फिल करते हैं। अगर किसी को पता हो, जब हमने 3D की कॉन्फ़िग 5D की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मुझे एफ को पहले फिल करना है, यानी न्यूक्लियस के पास कौन है पहले, एफ, फिर उसके बाद है डी। लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता है कि एफ के पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, दैट इज शील्डिंग, पुअर शील्डिंग। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल शील्डिंग इसके पास है। और अगर इसके पास शील्डिंग नेग्लिजिबल है, ठीक है, स्पेलिंग में ई इधर आना था, अगर इसके पास पुअर शील्डिंग है, नेग्लिजिबल शील्डिंग है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट डी के इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 4D और 5D का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा, सेम साइज। फिर से बताऊं, जिरकोनियम और हाफनियम में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई किस वजह से है, द सिंगल वर्ड में अगर आंसर देना होगा तो यू कैन से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो क्या है कि जब हम जिरकोनियम से हाफनियम यानी 4D से 5D की तरफ मूव करते हैं तो 5D एलिमेंट्स को लिखते हुए मुझे कॉन्फ़िगरेशन में एफ ऑर्बिटल भी इंक्लूड करना है। न्यूक्लियस के पास वो है और उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से आप ऐसे सोचते हैं कि शेल्स इंक्रीज हो गए तो साइज इंक्रीज करेगा, पर साइज बन जाता है सिमिलर। एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट डी के इलेक्ट्रॉन्स पे अच्छा खासा है, जिसकी वजह से साइज छोटा होने के बजाय 4D और 5D का साइज हो जाता है सिमिलर। हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियम। ओके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ वर्ड फॉर दैट। अगर एक्सप्लेनेशन में मतलब बड़ा एक आपको 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज क्या होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आपने देखा है कि कभी हम आयरन को 2 पॉजिटिव की फॉर्म में देखते हैं, कभी आयरन को 3 पॉजिटिव देखते हैं, कभी क्रोमियम को 2 पॉजिटिव देखते हैं, कभी क्रोमियम को 3 पॉजिटिव देखते हैं, कभी कॉपर को पॉजिटिव देखते हैं, कभी कॉपर को 2 पॉजिटिव देखते हैं। ऐसा क्या क्या गोलमाल है ये। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयरन तो हम 3 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव भी देखते हैं, मैंगनीज हम 5 पॉजिटिव देखते हैं, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, ठीक है, तो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो मैं आर्गन 18, उसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ, उसके बाद मैं 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ। इलेक्ट्रॉन फिल इसी में पहले होते हैं, जैसे 2 फिल कर दिए, यहाँ 6 फिल कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन की बात कर रही हूँ जिसका अटोमिक नंबर है 26। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर रही हूँ तो मैं रिमूव भी इसमें से करूंगी। अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ एटम्स इसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, मीन्स बोथ S एंड D विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी लेस। उन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से दोनों ही एक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है S से भी, D से भी, इसीलिए
इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। मतलब मैं चाहूँ तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe को Fe2 पॉजिटिव भी बना सकती हूँ। फिर उसके बाद कौन बचा, D6 बच जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है, मैं इसलिए Fe3 पॉजिटिव बना के उसको 3D5 भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। तो इसलिए हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल S से भी D से भी, उनका एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ कॉपर इज प्लस में 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू पॉजिटिव की दी किसकी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर किसी की पॉजिटिव है तो वो करना चाहता है अपनी रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन। वैसे ही किसी के पास प्लस है तो मतलब वो प्लस है तो गेन ही हुआ होगा ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बच्चे कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसकी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि दिस इज द आर्गन, फिर उसके बाद आपके पास 4s है, देन आपके पास 3d है, आप इसको 1 करते हैं, इसको फुली फिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हुए हम कॉपर पॉजिटिव बना देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो चलो निकाल सकते हैं, ये निकालने देता नहीं, बिकॉज 3d10 जब हो जाता है ना फुल्ली फिल्ड, तो वो इसी की वजह से तो हुआ था, तो यहाँ पे ही स्टेबल है वो। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो यहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल हो गया। अब तो बिल्कुल नहीं निकालने देगा। हम चाहते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए, जो कि इम्पॉसिबल है ना, नहीं बनना चाहता ये। तो कॉपर क्या करता है, इन दोनों ही स्टेट्स को कैसा बनाना चाहता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाए तो कॉपर का मेटल में ये कन्वर्जन करना चाहता है, और अगर कोई गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन करना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको पॉजिटिव दिखेगा। पूरी 3D सीरीज में से सिर्फ एक ऐसा कॉपर ही है जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और कितना है, प्लस में 0.34 वोल्ट। आपको याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 24, अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पॉजिटिव के हिसाब से मुझे लिखनी है। क्रोमियम की थी मेरे पास आर्गन, देन 4s, देन 3d, ठीक है। अब 4 है तो आपको पता है 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ, ताकि ये बन जाए हाफ फिल्ड और ये बन जाए स्टेबल। अब मैं 2 पॉजिटिव कर रही हूँ तो सोचो मैं क्या कर रही हूँ, आर्गन तो वैसे ही रहेगा, नोबल गैस है। 4s 0 कर दिए और 3d, एक इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ, ये वाला रिमूव हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ तो 4 बन गया। अरे 4 करने की बजाय या तो 5 करो या तो 3 करो, तो ये अपने आप बोलेगा तुम एक और ले लो इलेक्ट्रॉन, मेरे से एक और लूज करवा लो। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस शो करके 3 पॉजिटिव बनाना अपने आप में ये स्टेबल समझता है। ऐसा क्यों, ऐसा करने से वो बनेगा आर्गन, एंड देन ये बन जाएगा, मुझे ब्रैकेट नहीं लगानी थी, 3d3 बन जाएगा। आपको पता है 3d3 जब बन जाता है, आपको पता है T2G वाला लेवल होता है हमारे पास, T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये सिंगली फिल्ड करके अपने आप को हाफ फिल्ड बना लेता है, और अगर हाफ फिल्ड बना लेता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा करेगा वो, तो इसलिए वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्स लॉस, वर्ड मैच कर रहे हैं आप, इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो उसने लॉस शो किया, क्रोमियम 2 पॉजिटिव के बजाय हमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल दिखता है। तो हाँ, वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये वाला जो स्टेबल स्टेट है उसका वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा जो भी है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट को वो गेन कर सकता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द आंसर। आपको थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया है सारा, आंसर जो है वो आपको इस तरीके से यहाँ से पढ़ने में मिल जाएगा। Next, we will do the next question. The next question is question number 2. How would you account for the following? Many of the transition elements are known to form the interstitial compound.
ये वाली बात बतानी है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनाते हैं आपको पता है, अभी हमने बात करी थी कि जो भी आपका 3D का एलिमेंट है, हर कोई एलिमेंट अपने आप में एक अच्छा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स, और उन वॉइड्स के अंदर, ठीक है, कुछ स्पेस, वो जो एम्प्टी, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, लाइक हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन, दीज स्मॉल एटम दैट ऑक्यूपाई द वॉइड्स, ठीक है, उस स्पेस, एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, स्मॉल एटम्स लिखना था। और अगर वो वहां पे उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं इनर्ट। इनर्ट यानी सेम, जो ओरिजिनल मेटल है जिससे वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है ना, उसी के जैसी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें हम, उनकी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, उनकी जो मैलेबिलिटी है और जो डक्टिलिटी है बच्चे, वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, एमपीटी एंड बीपीटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये बात नोट रखिए, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटालिक रेडियाई ऑफ द थर्ड 5D सीरीज। आपको पता है 3 सीरीज है, 3D है, 4D है, 5D है। इन्होंने 5D का पूछा है, रिलेशन किसके साथ, आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द 4D के साथ इन दोनों का जो रेडियाई है वो क्यों सिमिलर है। अभी बताया, इन दोनों का एग्जाम्पल के तौर पे जिरकोनियम हाफनियम करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अभी डायरेक्ट पूछ दिया है कि 4D और 5D का जो रेडियस है वो सिमिलर क्यों है। इसीलिए सिमिलर है क्योंकि बीच में क्या वर्ड आया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना यानी छोटा हो गया। तो छोटा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे बीच में कौन आया, एफ ऑर्बिटल। आपने एफ को बीच में इंक्लूड करा था, 4F को फिल करना शुरू कर दिया था जब आपने 5D वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो सबसे पहले आपने 4F फिल करा, फिर आपने 5D फिल करा। अब गड़बड़ ये हुई कि न्यूक्लियस के पास ये है, ठीक है, और इसकी शील्डिंग जो है, इसका जो शील्ड है, किसी चीज का शील्ड, शील्ड यानी कवर, कवर है ना, वो जो कवर है वो पुअर है। अगर उसका कवर पुअर अप है, उसका जो शील्डिंग है वो पुअर है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा ना। मतलब साइज होना था बड़ा लेकिन साइज हो गया छोटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होनी चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन रिपल्शन जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, उन डी इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ गया, तो साइज जो है वो घट गया। अब वो कम हो रहा है तो हम 5D का साइज छोटा नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे 4D इज सिमिलर टू, इन साइज सिमिलर टू 5D, ऐसे लिख देंगे। और वर्ड है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ उसमें, 5D ऑर्बिटल बीच में आया है, उसकी फिलिंग हम करते हैं। 4F जो है वो आया है, 4F का पुअर शील्डिंग है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से आपका क्या है, न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन द डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटा है। छोटा है तो 4D और 5D का सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये आपके पास रहे आंसर्स जिनको आपने रीड आउट करना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने एक वर्ड में लिखा है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड, how do you account for the following, the E naught that is reduction potential for the copper। इन्होंने कॉपर की बात करी है जो कि +0.34 वोल्ट है। ऐसा क्यों, मैंने बता दिया आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर जो है वो कॉपर पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 4S आपने 0 कर दी, 3D आपने 10 कर दी। उसके बाद आप चाहते हैं कि इससे भी ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि वो नहीं बनाएगा। 3D9 अगर वो बन गया तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, कोई भी मेटल एटम अपने आप को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहता। तो ये जो दोनों है, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे वांट टू बिकम लाइक अ कॉपर मेटल। और अगर उन्हें ऐसा करना है तो दोनों ही चीजों के लिए मुझे गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन,
एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और अगर रिडक्शन या गेन हो रही है तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और कितना आया है कॉपर के लिए? +0.34 वोल्ट। ठीक है, किसी ने अपना ऑक्सीडेशन करा है तो नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जिंक में होता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये भी बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग गैसियस स्टेट। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं मैंगनीज करती हूँ, आप बाकी ट्राई करिए। तो इसका एटॉमिक नंबर है 25। नीचे भी लिखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कई बार एटॉमिक नंबर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको लर्न करके जाने हैं। स्पेशली 3D सीरीज के तो लर्न करके ही जाने हैं। किसी भी निमोनिक से आप उस सीरीज को लर्न करिए, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, गिव फ्री कोचिंग टू नितिन कजन। अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो मैं बना दूंगी, ठीक है। नाउ अब मैंगनीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, आप इसके लिखते हैं 4s2 और 3d5 कर लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं, आप बनाना चाहते हैं Mn2 पॉजिटिव, तो आपने 4s को करा 0 और 3d को आपने 5 करा। अब जब 5 आ गया, हाफ फिल्ड है, तो ये बन गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे तो यहाँ पे चाहिए कि d के जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, उनमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसको सिंगली इस तरह से फिल्ड करके आपने लिख दिया 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स योर टर्न, आप बताइए बाकी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। क्या कर दूं, तुम्हारे लिए कर दूं? चलिए करते हैं। क्रोमियम, मैंगनीज में कितने आए, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी 4s1 और 3d5। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर 3 पॉजिटिव मैंने लिखना है तो 4s 0 हो गया है एंड 3d आपके पास 3 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से, टोटल 3 चले गए। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 3, क्योंकि d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ फिल कर देने, यानी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके मैंने लिख दिया वनेडियम का, यहाँ कर रही हूँ अच्छे में। वनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 एंड 3d3। अब मुझे वनेडियम को क्या करना है, 3 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से चले गए, ये 0 हो गया, और 3d यहाँ से 1 चला गया, 2 बच गए। तो सामने दिख रहा है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। आयरन का मैं सीधा लिख रही हूँ, इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप बना के देखना। तो देखिए सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि दिस इज हाफ फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उन्होंने पूछा था कि मोस्ट स्टेबल कौन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो हाफ फिल्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और वो क्या नाम है, मैंगनीज उसका। ठीक है, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। ये रहा वो आंसर, आप इसको देख लेना। नाउ नेक्स्ट, इन द 3D सीरीज सेकेंडियम से फिर से जिंक की तरफ जा रहे हैं। विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करता है, मतलब वो जो मैं बोल रही थी ना, आयरन +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है, तो कहीं आयरन तो नहीं है, नहीं, करके देखते हैं। बीच में थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहीं से मैंने दे दिया है, आप क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इन तीनों का याद रखें। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, अभी थोड़ी देर पहले करा है, 4s2 एंड 3d, 4s1 3d5। ठीक है, इसका क्या था, 4s2 3d5, इसका क्या था, 4s2 3d6। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर इसका 26 है, इसका है 25, इसका है 24, ऐसे लिखा। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं कौन शो करेगा। इसके पास, एस के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड देन 5 इसके पास है। इसके पास देखें तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, और डी के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लूज कर सकता है, मैं नहीं बना रही हूँ, ये 2 भी लूज कर सकता है। 2 इसके पास बी में पेयर्ड है, अगर 5 ऑर्बिटल हैं, 2 ये पेयर्ड है, और ये जो 4 बच रहे हैं इसके पास D4, ये लास्ट वाले, ये लूज कर सकता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा Mn की हैं, ये आपका यहाँ से देख रहे हैं, ये 2 लूज कर सकता है, Mn2 पॉजिटिव भी बनाएगा, पांचों के पांचों लूज करके, इन दोनों को लूज करके Mn
+7 तक शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंगनीज ऐसा है जिसके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन शो कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एक है, मतलब होंगे बहुत लेकिन मैक्सिमम टाइम स्कैंडियम ऐसा है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चे 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे आर्गन, देन 4s, देन 3d। 4s में 2 फिल कर दिए 20 हो गए, ठीक है। 3d में 1 कर दिया। अब ये सेकेंडियम जो है, हम देखते हैं कि डी ब्लॉक में जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल्स हैं वो शो करती है। +2 तो सब करेंगे, सेकेंडियम ऐसा है जो +2 नहीं शो करेगा। अगर +2 कर दिया तो 4s 0 हो जाएगा और 3d में 1 बच जाएगा जो इसके बिल्कुल काम का नहीं है। अगर ये +3 जो है वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो सेकेंडियम कैसा बन जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ बचा है इसके पास, आर्गन विच इज अ नोबल गैस। इफ इट इज देयर, अगर आर्गन आपके पास है तो आप एक नोबल गैस की तरह अपना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर सकते हैं, कैन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच it show +3 oxidation state as compared to the +2 oxidation state। ये यहाँ पे बनता है सबसे ज्यादा स्टेबल, ये बन गया स्टेबल, इसलिए ये मैक्सिमम नंबर जो है आपका जो एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो है मेरा सेकेंड, ठीक है। Which element has the lowest enthalpy of atomization? We have already done। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है वो कौन है, मेरा एक ही फुल्ली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज में, यानी मैं जिंक की बात करूं तो उसके पास लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, मेटल का बॉन्ड अच्छा नहीं बनाए पाएगा, मेटालिक बॉन्ड वीक बनाएगा। तो लोएस्ट मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस एटम को मैं आसानी से रिमूव कर सकती हूँ उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, उसकी मेटालिक बॉन्डिंग से वो तोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स हैं मैंगनीज, स्कैंडियम एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, ये तो 3D 4D 5D की मैं बात करती हूँ, ये कलर्ड क्यों है, कलर क्यों है, कलर क्यों शो करती हैं डी की, ये जो एलिमेंट्स है डी के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से। ये डी ट्रांजिशन क्या होता है आपको पता है, डी ब्लॉक जो है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं वो इसलिए ये नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कहते हैं हम क्योंकि ये पार्शली फिल्ड होते हैं, इनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी कैसा है, पार्शली फिल्ड, फुली फिल्ड नहीं है। जो फुली फिल्ड है उनको क्या कहते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन। जैसे जिंक कैडमियम मरकरी फुली फिल्ड है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन, स्यूडो झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। अब पार्शली फिल्ड है तो D9 कॉन्फ़िगरेशन हुई। अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे तो T2G से इलेक्ट्रॉन जो है लाइट फॉल करने पे Eg की तरफ मूव करता है, यानी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट व्हेन लाइट फॉल इट विल मूव टू द हायर स्टेट, ठीक है। अगर उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड करा, H लिख देना आप, लाइट व्हेन फॉल ऑन द these transition metal, the electron from the lower state will jump to the higher state and the absorbed light is emitted in the form of color। और कलर की फॉर्म में वो जो लाइट एब्जॉर्ब की है ना उन्होंने, उस लाइट को वो इमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो इस चीज को बोलते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि T2G भी तो डी को बिलोंग करता है, Eg भी तो डी को बिलोंग करता है, तो डी ट्रांजिशन बोल दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा प्रॉपर आंसर आपका। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है √n n+2 ओवर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट लिखना है आपने। अब मुझे बोला है जिसका एटॉमिक नंबर बच्चे 26 है ना, 26 किसका है, आयरन का। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे दैट इज आर्गन एंड देन 4s देन 3d, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 इसमें 6 इसमें, क्योंकि यहाँ तक 20 हो गया, नेक्स्ट आपके 6 हुए 26 हो गया,
अब मुझे पता है जब मैं इन ऑर्बिटल्स को बनाऊंगी तो 5d के ऑर्बिटल्स बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना, हर एक को पहले सिंगली फिल करना था, ठीक है, डबल नहीं करना मेरी तरह, मुझे पता था तो मैंने कर दिया। यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में ये n फिल करना है। यहाँ पे n का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको फिल करिए, ठीक है। तो ठीक है चलो, अब मेरे पास आ गए तो मैं फिल कर देती हूँ। तो मैं फिल करूंगी अंडर रूट ऑफ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 भी कर दिया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4, 4 + 2 यानी कि 6, 6 × 4 दैट इज 24, 24 का अंडर रूट नहीं निकालने आ रहा एग्जाम में, इट इज टफ, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको याद रखना है बच्चे कि आपके पास अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें 0.75 ना आप प्लस कर देना, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाए 4.75। अगर आपके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें 0.75 प्लस कर दे, 1.75 अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाए, अप्रोक्सीमेट। अगर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें 0.75 प्लस कर देना, आपके पास 2.75 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ। तो अभी मेरे पास कितने थे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, अप्रोक्सीमेटली 4.75 अप्रोक्सीमेटली आप आंसर लिख सकते। इतना बोहर मैग्नेटॉन मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट आया है, तो सही होगा 100% श्योर। देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा 4.90, मैंने कहा आपको कितना लिखना है, 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन थे, 4.75 अप्रोक्सीमेटली वहां वर्ड लिख देना है, बोहर मैग्नेटॉन आपने यूनिट लिख देना है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो डाइवेलेंट आयन आपको दिया था 26 एटॉमिक नंबर था, दैट इज आयरन दिया था आपको। और डाइवेलेंट आयन कहा था, मोनोवेलेंट नहीं, मोनो मतलब सिंगल आयन, डाई मतलब 2 पॉजिटिव कर तो बनाना। एंड द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज बिकॉज ऑफ द डी डी ट्रांजिशन, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन जंप करता है, पार्शली फिल्ड होते हैं डी, तभी ये जंपिंग होती है, फुली फिल्ड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता है, हमें तो रिवीजन करनी है। सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब करके जाना, चलिए राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, among the divalent cation in the first series of the transition element, वो जो फर्स्ट सीरीज है ना हमारी सेकेंडियम से लेके जिंक तक, तो 3D सीरीज है, वही फर्स्ट सीरीज है, उसमें जो डाइवेलेंट है, ठीक है, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव हो गया या क्रोमियम 2 पॉजिटिव हो गया, इन सब की बात करें, जो मैंगनीज है वो एग्जिबिट करता है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। कौन बताएगा कि पैरामैग्नेटिक का मतलब, कोई भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब शो करता है जब उसके पास होते हैं मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बना के भी देख रहे थे ना हम स्ट्रक्चर्स कर रहे थे। तो मैंगनीज यानी Mn की बात कर रहे हैं, उसके डाइवेलेंट कैटायन की बात कर रहे हैं, डाइवेलेंट यानी 2, कैटायन यानी पॉजिटिव, इसकी बात कर रहे थे। इसके पास मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, क्यों, एटॉमिक नंबर 25 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 एंड 3d। जैसे ही मैंगनीज को 2 पॉजिटिव करना है, मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4s को 0 कर दिया, 3d 5 कर दिया। अब d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मैंने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप देख रहे हैं मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इन मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अगर इसके पास 5 मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, obviously it has a paramagnetic behavior because the magnetic behavior depend upon the unpaired electron which are present। अगर किसी के पास ना हो तो कौन सा बिहेवियर होता है, if no unpaired electron is there, अगर पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन तो कैसा बिहेवियर होता है, डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के जो 2 पॉजिटिव आयन है नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन, भाई उनकी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये वर्ड और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है एक तरह से इस चैप्टर में, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। कॉपर जो पॉजिटिव है उसकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, ये कैसी बात कर दी इन्होंने,
बल्कि हमें तो ये पता है कि कॉपर से कॉपर टू सिंगल पॉजिटिव फिर भी बन सकता है, लेकिन टू पॉजिटिव बनाने के लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यानी मुझे खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि फिर तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन अभी इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव बनता है, बिकॉज इट will accept the water molecule, it release high hydration energy, release high hydration energy। और अगर कोई अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी, लूज लिख दिया, लॉस लिखना था, ऑफ एनर्जी will increase the stability, will increase the stability। Although we know that high ionization energy is required for the formation of a copper 2 positive, है ना, but due to the in the aqueous solution the hydration energy is lost and the stability will increase. Due to this reason, copper single positive is not known in the aqueous solution, but copper 2 positive is stable in aqueous solution। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब कर लेते हैं, आपको आंसर बता देती हूँ। ये वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 5 जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ये कॉपर वाला वो लाइन जिसमें लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ कॉपर सिंगल पॉजिटिव, Therefore many copper compound are unstable। ये जो कॉपर सिंगल वाला है ये अनस्टेबल बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये वर्ड याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सिंगल पॉजिटिव बन जाएगा अनस्टेबल, ये बन जाएगा अनस्टेबल, और कॉपर टू पॉजिटिव बन जाएगा स्टेबल। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, कंटिन्यू फॉर द फॉलोइंग, Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव कंपाउंड टुवर्ड ऑक्सीडेशन टू द +3 स्टेट। Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल है देन Fe2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव क्यों स्टेबल है? क्योंकि बार बार कॉन्फ़िगरेशन अब मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगी, एटॉमिक नंबर 25 है। जब Mn2 पॉजिटिव होगा ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 4s में 0 और 3d में 5, यानी बन जाएगा हाफ फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड बन जाता है तो उसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। यस इट इज स्टेबल। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, यानी Fe की। Fe आपके पास 26 है, ठीक है, और जब मैंने इसका Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपका 4s कितना हो जाएगा 0, 3d6। अब 3d6 बनाने की बजाय ये प्रेफर करता है कि मेरे पास भी d5 आ जाए, तो मैं ऐसे करता हूँ Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। तो इसके पास ये थोड़ा सा अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए Fe3 पॉजिटिव यानी देयर इज लॉस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव, तो ये अपने आप में यहीं तक ही स्टेबल है, Mn2 पॉजिटिव तक ही अपने आप को स्टेबल रखता है और इसी ऑक्सीडेशन को स्टेट को शो करता है। लेकिन Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है, ठीक है, than that of Fe2 positive, Mn2 positive has a stable oxidation। Now next question, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के D4 है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग नेचर शो करा, और इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। क्रोमियम की बात कर लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है बच्चे 20। अब 2 इलेक्ट्रॉन, मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 था और 3d5 था, तो इसने क्या करा, अगर क्रोमियम 2 पॉजिटिव बनाना है तो इसको यहाँ पे 0 करना पड़ा, और 3d यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करा, 3d4 बन गया। अब ये जो था वो था थोड़ा सा अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना पड़े, तो कोई बात नहीं, इसने कर दिया एक और लूज और ये बन गया 3d3।
3D3 का यहाँ मतलब है बेटा कि T2G आपने 3 कर दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने T2G की फिलिंग जो है वो कैसी कर दी, हाफ फिल्ड फिल कर दिया आपने, दिस इज हाफ फिल्ड, एंड दिस हाफ फिल्ड T2G इज अ स्टेबल एज कंपेयर टू, अब कंपेयर करते हैं किसके साथ, Mn3 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव के साथ कंपैरिजन करना है। Mn मतलब मैंगनीज एटॉमिक नंबर है इसका 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो D4 जो कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे क्रोमियम की, वो अनस्टेबल थी, इसने क्या किया, देयर इज 3 पॉजिटिव में अपने आप को कन्वर्ट किया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिड्यूसिंग नेचर का है, ये यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी इसने ऑक्सीडेशन शो करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करा है, बिल्कुल करेगा क्योंकि उसको T2G स्टेबल बनाना था। Mn3 पॉजिटिव की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, एंड देन 3D जो है आपका क्या है 25, 5 आ गया, फिर उसके बाद 3 पॉजिटिव करना है, तो 4s 0 कर दिया एंड 3D 4 कर दिया। यस, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 3D 4 है, लेकिन फिर इसने क्या किया, यहाँ पे 3 पॉजिटिव से यानी 4 की बजाय इसको 3D5 करने में अपने आप को इस तरह से हाफ फिल्ड करके टेबल करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसको 4 से 5 करना है, इट शो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट, तो Mn3 पॉजिटिव है वो क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी रिडक्शन शो करेगा, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो, ये पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन ये वाली थी, लेकिन इसने गेन शो करा, यानी Mn जो है वो 2 पॉजिटिव बनना चाहता है, और जो क्रोमियम है वो 3 पॉजिटिव बनना चाहता है, ये वाली स्टेबल है Mn की, ये वाली, तो दिस इज द प्रॉपर आंसर। किसी भी तरह की मुश्किल लगती है आप इनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, ठीक है। तो ये रहा वो एक्सप्लेनेशन जो आपको रीड आउट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn की जो है उसमें 5 सिंगल ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड जब आप करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन है। और देन की ये रिड्यूसिंग नेचर का है क्योंकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव करने से वो T2G जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, यहाँ लिखा होगा ये रहा हाफ फिल्ड T2G, और Mn जो है अगर Mn2 पॉजिटिव बना दे, ज़्यादा स्टेबल है, उसके पास D5 हो जाएगा जो कि हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल अपने आप को शो करता है, हाफ फिल्ड आपके पास T2G और EG हो जाते हैं, और जो ज़्यादा स्टेबल के पास हाफ फिल्ड T2G हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, explain the following observation, copper atom has completely filled d orbital in the ground state yet it is, हाँ कॉपर की हम कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चे इस तरीके से लिखते हैं 4s1 3d10, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया फुल्ली फिल्ड, अगर हम इसको फुल्ली फिल्ड कर दिया हमने, तो हम क्या बात करते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कैसे हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके लिए तो पार्शली फिल्ड होना चाहिए, तो ये क्या गड़बड़ हुई। अगर बात करें आयनिक स्टेट की, कॉपर पॉजिटिव की और कॉपर 2 पॉजिटिव की, तब तो वो पार्शली फिल्ड हो सकता है ना, तब तो ये गेन कर सकता है ना अपना D9 वाला कॉन्फ़िगरेशन, कर सकता है कि नहीं। तो आयनिक स्टेट की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिंक नहीं कर सकता, जिंक के पास तो 4s2 ये भी फिल्ड है, 3d10 ये भी फिल्ड है, अगर जिंक 2 पॉजिटिव भी कर दें, आयनिक स्टेट की भी बात करें, तब भी डी जो है वो फुल्ली फिल्ड ही है, 3d10 ही है, तो यहाँ पे आयनिक स्टेट में कॉपर जो है वो कैसा हो जाता है, पार्शली फिल्ड, इन द आयनिक स्टेट इट विल बिकम पार्शली फिल्ड, तो अगर पार्शली फिल्ड है, ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजिशन मेटल की तरह एक्ट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट आपके पास ये रहा आंसर रिगार्डेड एज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या है आयनिक स्टेट की अगर बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद के क्वेश्चन आप मेरी सेकंड वीडियो में देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, फिर वैसे ही सिमिलर, जब हम कॉपर की बात करें ऑब्वियसली उसके नीचे कौन आता है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों कॉइनेज मेटल एक साथ आ रहे हैं, दीज आर कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों में जो इनकी आयनिक स्टेट है,
जैसे अभी कॉपर की मैंने बताया कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो मुझे D9 की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, और अगर ये पार्शली फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन मेटल की तरह एक्ट कर सकता है। सिमिलरली सिल्वर, सिमिलरली गोल्ड, सिमिलर है, ये सारे सिमिलर हैं कि इनकी आयनिक स्टेट में आप इनके पास पार्शली D9 की कॉन्फ़िगरेशन जो देखते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रहा वो आंसर। ठीक है, कि +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वो D9 की कॉन्फ़िगरेशन उसके पास आ जाती है तो वो ट्रांजिशन मेटल की तरह एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ई नॉट की वैल्यू जो Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव का कपल है इज मच मोर पॉजिटिव। ई नॉट की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और मैंने कहा कि अगर वो वैल्यू किसी की पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कोई चीज हम गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, रिडक्शन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन मानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ना रिडक्शन। तो वैल्यू आ गई SRP की पॉजिटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस कपल में। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले करा था, Mn जो 3 पॉजिटिव था ना वो इतना स्टेबल नहीं था जितना Mn2 पॉजिटिव, यानी ये जो कन्वर्जन है ना Mn3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव वो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव में हम देखते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी को फिर से देखना है तो लास्ट वाले क्वेश्चन को फिर से देखना, Mn की कॉन्फ़िगरेशन खुद से बना के देखना, आपको पता चल जाएगा 2 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसके पास D5 वाली कॉन्फ़िगरेशन। E2G भी हाफ फिल्ड है, EG भी हाफ फिल्ड है, तो वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल है। तो यस दिस कपल विल शो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का क्या मतलब, इसके पास तो कम थे इलेक्ट्रॉन, उसने गेन किए, अभी तो 2 रह गए ना, यहाँ पे लॉस में 2 रह गए, यहाँ पे थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल लेसर है, तो ही तो 3 पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ही तो 2 पॉजिटिव बना, और बनना जरूरी था क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था, तो पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल था, हाफ फील्ड था। तो यस दिस कपल विल शो द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल देन दैट ऑफ दिस कपल। अब इस कपल में किस तरह से आप स्टेबिलिटी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। नेक्स्ट ये जो आपका 11th क्वेश्चन है इससे हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल कंटिन्यू द वीडियो टुमारो। दिस क्वेश्चन यूजिंग, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अभी बहुत सारे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में आया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आपके पास ये रहा, why does manganese show low melting point than chromium? Why do transition metal of the 3D series have a low melting point as compared to the 4D series के मुकाबले 3D का ग्राफ देखिए नीचे है, ऐसा क्यों? ठीक है, उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ऐसी कौन सी मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।